अभी तक हमने पढ़ा था फिजिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम में स्टार्ट किया था। आयनिक इक्विलिब्रियम में हम लोग पढ़ चुके हैं स्टार्टिंग से डिसोसिएशन, कांस्टेंट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, एसिड बेस कॉन्सेप्ट, टाइप्स ऑफ सॉल्ट, पीएच वैल्यू, पीएच स्केल, ये सारा डिटेल में स्टडी कर चुके हम लोग। हाइड्रोलाइसिस और टाइप्स ऑफ हाइड्रोलाइसिस सिलेबस में इस साल है नहीं, तो वो हटा दिया गया है। अगले सेशन में उसको फिर से पढ़ेंगे। अगला टॉपिक अपना आता है बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन क्या होते हैं, कैसे इनका डिसोसिएशन होता है, ये सब स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिएगा बफर सॉल्यूशन। सबसे पहले डेफिनेशन देखें। बफर सॉल्यूशन इज द मिक्सचर ऑफ टू सॉल्यूशन which resists the change in pH value on adding a small amount of strong acid or strong base। अब जानते हैं बफर सॉल्यूशन क्या होते हैं। बफर सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जिनमें पीएच चेंज नहीं होता है अगर आप स्मॉल क्वांटिटी में एसिड या बेस ऐड करते हैं। तो चाहे स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एसिड मिलाओ या स्मॉल क्वांटिटी ऑफ बेस मिलाओ, इसके पीएच में कोई चेंज नहीं होगा। ऐसे सॉल्यूशन को कहते हैं बफर सॉल्यूशन। ठीक है, तो बफर सॉल्यूशन की पहचान क्या होगी, देखिए। डोज सॉल्यूशन, पहले तो डेफिनेशन। डोज सॉल्यूशन विच रेजिस्ट change in pH, change in pH value on adding a small amount of strong acid or स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक, those solution which resist change in pH value on adding a small amount of strong acid or strong base, ऐसे सॉल्यूशन को कहते हैं बफर सॉल्यूशन। अब बफर सॉल्यूशन टू टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? एक तो होते हैं एसिडिक बफर, एसिडिक बफर, और दूसरे होते हैं बेसिक बफर। एक एसिडिक बफर और दूसरे बेसिक बफर। एसिडिक बफर में क्या होगा, एसिडिक बफर होने के लिए वीक एसिड प्लस सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। क्या होना चाहिए, वीक एसिड हो एंड सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस हो। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं एसिडिक बफर। दूसरा होगा बेसिक बफर। बेसिक में बिल्कुल सिमिलर ऐसे ही है, वीक बेस प्लस सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। ये बहुत आसान हो गया। क्या है, एसिडिक बफर क्या होगा, मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। और बेसिक बफर क्या होगा, वीक बेस एंड सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं इसके।
एसिटिक एसिड, चैप्टर के स्टार्टिंग में आपको ये बता दिया है मैंने आपको। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की पहचान क्या बताई थी मैंने, वो सब आपको याद होगा। ठीक है, तो वीक एसिड हो गया CH3COONA, वीक एसिड एंड सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक, ये किससे मिलके बना हुआ है? CH3COOH वीक एसिड, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस। इन दोनों की केमिकल रिएक्शन है, H और OH मिलके क्या बनाएंगे? H2O रिलीज करेंगे, CH3COONA। तो वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का मिक्सचर हो गया आपका ये सॉल्ट। तो याद रखना, कोई भी एसिडिक बफर होगा उसमें यही कंपोजिशन, इस टाइप का कंपोजिशन होगा कि वीक एसिड होगा एंड सॉल्ट होगा, वो वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ होगा। तो ये एग्जांपल हो गया आपके लिए। और आपसे पूछ लेते हैं, HCN हाइड्रोसाइनिक एसिड प्लस NaCN, ऑब्वियसली हमें पता है HCN वीक एसिड, NaCN सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस है। अब देखिए इन दोनों का मिक्सचर, ये HCN, ये भी आपका एक एसिडिक बफर सॉल्यूशन होगा। और भी आप बहुत सारे देख सकते हैं, कोई ये सिर्फ यही नहीं है। अब देखिए H3PO4 वीक एसिड होता है। अब इसका कोई भी एक बेस ले लो, Na3PO4, वीक एसिड एंड सॉल्ट ऑफ वीक एसिड, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। अब वीक एसिड की पहचान मैंने आपको बताई दी थी, ठीक है ना, तो ये चीज आप लोग कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है, इस तरह से हम पहचान करेंगे इसकी। चलिए बेसिक बफर की बात करें। बेसिक बफर में क्या होगा? बेसिक बफर में हम लोग देख रहे हैं वीक बेस प्लस सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ठीक है, वीक बेस NH4OH हो गया, और एक ऐसा सॉल्ट लीजिए जिसमें वीक बेस हो और स्ट्रॉन्ग एसिड हो, NH4Cl, NH4OH प्लस NH4Cl, ये दोनों मिक्सचर हो गया वीक बेस प्लस सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये आपका एक बफर सॉल्यूशन हो गया। ऐसे और भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप सिर्फ इसी को लेके चलोगे। अब देखिए FeOH का होल थ्राइस वीक बेस हो गया, FeCl3 सॉल्ट ऑफ वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। Fe2SO4 का होल थ्राइस हो सकता था, FeNO3 हो सकता, मतलब कोई भी आपका ऐसा सॉल्ट होगा जिसमें स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और वीक बेस होगा। तो ऐसे मिक्सचर को हम लोग बफर सॉल्यूशन कहते हैं। तो बफर सॉल्यूशन का मीन क्या रहा कि ऐसे सॉल्यूशन जिसमें चाहे आप एसिड मिलाओ या बेस मिलाओ, उसकी पीएच में कोई चेंज नहीं होना है, ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग बफर सॉल्यूशन कहते हैं। तो ये तो एक जनरल इंट्रोडक्शन हो गया, बफर क्या होते हैं। हमें पता चल गया कि दो सॉल्यूशन विच रेजिस्ट द चेंज इन पीएच वैल्यू ऑन एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेस। क्वेश्चन ये अराइज होता है माइंड में कि ऐसा इनमें क्या होता है, इस मिक्सचर में ऐसा क्या होता है कि आप एसिड मिलाओ या बेस मिलाओ, उसके पीएच में कोई चेंज नहीं हो रहा। अदरवाइज क्या होता है कि अगर आप किसी सॉल्यूशन में एसिड ऐड करते हो तो सॉल्यूशन एसिडिक हो जाता है, बेस ऐड करोगे तो बेसिक हो जाएगा, क्योंकि एसिड ऐड करने पर फ्री H पॉजिटिव आयन अवेलेबल होंगे, बेस ऐड करोगे तो फ्री OH नेगेटिव आयन अवेलेबल होंगे। लेकिन ये ऐसे सॉल्यूशन है जिसमें चाहे आप एसिड मिलाओ या बेस मिलाओ, उसके पीएच में कोई चेंज नहीं होना है। अब बात आती है कि क्यों नहीं होता है, इसको पता करने के लिए अब हम इनका एक्सप्लेनेशन चेक करते हैं। ओके, चलिए देखते हैं बेटा। इसमें देखिए सबसे पहले मैं एसिडिक बफर का एक्सप्लेनेशन देता हूं। एसिडिक बफर, इनमें क्यों चेंज नहीं होता, देखिए जरा। हमारे पास है एसिडिक एसिड, वीक एसिड है,
इसका जो ब्रेक डाउन होगा वो CH3COO नेगेटिव एसिटेट आयन प्लस हाइड्रोजन आयन। दूसरा है CH3COONA, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, कंप्लीटली आयनाइज्ड रहता है। तो CH3COO नेगेटिव तो इसमें भी बनेगा और Na पॉजिटिव आयन। ठीक, ये मिक्सचर है आपके पास आपका बफर सॉल्यूशन। अब बात करेंगे कि ऐसा इसमें क्या है कि आप एसिड या बेस मिलाओगे, इसके पीएच में कोई चेंज नहीं होगा। देखते हैं जरा। ऑन एडिंग एसिड, अगर आप इसमें एसिड ऐड कर दो तो क्या होगा, देखिए HCl ऐड किया, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव में ब्रेक डाउन होगा। अब देखिए H पॉजिटिव सॉल्यूशन में ऑलरेडी है, तो अगर कोई नया आयन इसमें इंट्रोड्यूस किया जाता तो इसकी पीएच चेंज होती। H प्लस आपने ऐड किया, H प्लस ऑलरेडी है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। दूसरा जो Cl नेगेटिव आयन है वो Na पॉजिटिव से मिलेगा, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव मिलके बना लेगा NaCl। ये एक न्यूट्रल सॉल्ट होता है जिसकी पीएच 7 होती है। तो एक न्यूट्रल सॉल्यूशन ऐड होने से पीएच में कोई चेंज नहीं होना है। ठीक है सर, ध्यान दें। HCl एसिड था, हमने ऐड किया, उसमें H प्लस और Cl नेगेटिव में ब्रेक डाउन हुआ, H पॉजिटिव प्रोड्यूस किया, लेकिन H पॉजिटिव ऑलरेडी था तो कोई फर्क नहीं पड़ा। Na पॉजिटिव ने इसके Cl नेगेटिव से मिलकर NaCl बना लिया जिसका pH 7 होता है। तो एक न्यूट्रल सॉल्यूशन है, इसके मिलने से pH में कोई चेंज नहीं होना है। अगली बात करें ऑन एडिंग बेस। ऑन एडिंग बेस, अगर आप इसमें एक स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करते हो, स्ट्रॉन्ग बेस के फॉर्म में आपने ऐड कर दिया NaOH। अगर आप NaOH ऐड कर रहे हो तो बेटा NaOH ब्रेक डाउन होगा Na पॉजिटिव OH नेगेटिव। बिल्कुल, Na पॉजिटिव आपके पास प्रोड्यूस हुआ, Na पॉजिटिव ऑलरेडी था, तो Na पॉजिटिव ऑलरेडी है, वही आपने इंट्रोड्यूस किया है। पीएच में कोई चेंज नहीं होना इससे, क्योंकि कोई नया आयन इंट्रोड्यूस ही नहीं हुआ। तो OH नेगेटिव होगा वो उसके H पॉजिटिव से मिलेगा, OH नेगेटिव H पॉजिटिव मिलके बनाएंगे H2O, whose pH value is 7. It does not change the value of pH of the solution. तो आपने देखा कि बफर सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है जिसमें एसिड मिलाओ या बेस मिलाओ, उसके पीएच में कोई चेंज नहीं होता। हमने 2 एक्सपेरिमेंट करके देखे। पहले हमने एसिड ऐड किया, एसिड ऐड करने पर कोई चेंज नहीं आया क्योंकि NaCl बनता है जिसकी pH 7 होती है और H पॉजिटिव ऑलरेडी है। बेस को ऐड किया तो हमने देखा Na पॉजिटिव OH नेगेटिव में डिसोसिएट हुआ, Na पॉजिटिव ऑलरेडी था तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। OH नेगेटिव इस H पॉजिटिव से मिलके H2O बनाएगा जिसका pH 7 होता है, तो इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये वो एक्सप्लेनेशन हो गया कि आप एसिड मिलाओ या बेस मिलाओ, pH में कोई चेंज नहीं होना है। यस, दीज आर द एसिडिक बफर सॉल्यूशन। ठीक, इसी तरह से हम लोग बेसिक बफर को भी एक्सप्लेन कर पाएंगे। देखते हैं। बेसिक बफर का भी एक्सप्लेनेशन। बेसिक बफर अभी हमने देखा था। बेसिक बफर सॉल्यूशन, बेसिक बफर सॉल्यूशन कौन से होंगे? बेसिक बफर वो सॉल्यूशन होते हैं जिनमें वीक बेस जैसे कि NH4OH, इसका ब्रेकडाउन होगा NH4 पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। दूसरा आपने देखा NH4Cl, ये ब्रेक होता है NH4 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में। तो अब देखिए दोनों का जो मिक्सचर है वो आपका एक बेसिक बफर बन रहा है। अब बात आती है कि आप एसिड या बेस मिलाओगे तो पीएच में चेंज क्यों नहीं होता है। फिर से वही वाली बात, ऑन एडिंग
एसिड। अगर आप एसिड ऐड करते हो बेटा तो देखो क्या हो रहा है, HCl ऐड किया आपने, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव में ब्रेक हुआ, Cl नेगेटिव ऑलरेडी है सॉल्यूशन में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। ये जो H पॉजिटिव है, ये H पॉजिटिव इसके OH नेगेटिव से मिलके वाटर बनाएगा। तो देखिए वाटर का pH कितना होता है, 7। तो वाटर का pH 7 होता है तो इसकी वजह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। Cl ऑलरेडी था, Cl इसने प्रोड्यूस किया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। इसका H पॉजिटिव उसके OH नेगेटिव से मिलके H2O बना रहा है, उसको न्यूट्रल सॉल्यूशन है तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगली कंडीशन आती है ऑन एडिंग बेस। अगर आप बेस ऐड करते हैं तो क्या फर्क पड़ेगा, तो आपने वही फिर से स्ट्रॉन्ग बेस मिला दिया NaOH, NaOH ब्रेक होगा Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव में, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, क्या होगा बताइए। OH तो ऑलरेडी है सॉल्यूशन में, OH तो कोई फर्क नहीं डालेगा इस पे। ये जो Cl नेगेटिव है वो उसके Na पॉजिटिव से मिलेगा और बना लेगा बच्चों NaCl जिसका pH होता है 7। तो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हो कि बफर सॉल्यूशन आर दोज सॉल्यूशन विच रेजिस्ट द चेंज इन pH ऑन एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस। ठीक है ना, ये चीज याद रखना है और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पर्पज से, सब लोग तैयार करेंगे इसे। ठीक है, चलिए मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा इसको लेकर के। ठीक है, चलिए देखिए, वातावरण बहुत अच्छा है, चिड़ियां चहक रही हैं, वातावरण महक रहा है। देखिए मैंने क्या दिया, HCl प्लस NaCl। क्या ये बफर सॉल्यूशन है, तो मेरे ख्याल से नहीं है, क्योंकि ये इसके डेफिनेशन को फॉलो नहीं कर रहा। इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, डेफिनेशन ये कहती है कि वीक एसिड हो और सॉल्ट ऐसा हो जिसमें वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस हो। इसमें क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है और जो सॉल्ट है उसमें स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ है, तो मतलब ये बफर नहीं होगा। दूसरा चलो, HCN प्लस NaCl बंधुवर अब भी नहीं होगा। एसिड तो आपका वीक है पर जो सॉल्ट है उसमें एसिड और बेस दोनों ही स्ट्रॉन्ग हैं। पहचान बताई थी मैंने आपको स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस की कि ClSO4NO3, अगर ये कोई पार्ट देखता है तो स्ट्रॉन्ग एसिडिक पार्ट है, NaKCl। अगर इनमें से कोई दिखाई देता है तो वो स्ट्रॉन्ग बेसिक पार्ट है। तो स्ट्रॉन्ग एसिडिक पार्ट, स्ट्रॉन्ग बेसिक पार्ट आप देख करके पहचान सकते हो कि इन 6 में से कोई भी चीज अगर आपके सॉल्यूशन में अवेलेबल है वो आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो आप आराम से पहचान सकते हो कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन वीक एसिड है। ठीक है, इस तरह से आप पहचान सकते हो। और क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, HCN प्लस, अब NaCl के बजाय उसने क्या कर दिया, कोई वीक पार्ट ले लिया, NH4Cl ले लिया, तो भी आपका ये बफर सॉल्यूशन नहीं होगा इसमें, क्योंकि ये वीक एसिड है और यहां पर आपका ये वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से बना हुआ सॉल्ट है। कंडीशन हमारी क्या कहती है कि वीक एसिड हो और स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड से बना हुआ सॉल्ट हो तो ही बफर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। मतलब ऐसी कंडीशन है तो बफर है, अदरवाइज वो बफर नहीं होगा। चलिए कॉपी कर ले इसे, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं आगे। ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर भी कोई दिक्कत होती है तो कमेंट करिए, नहीं तो फोन कर लीजिए मेरे को, कोई समस्या होती है तो। ठीक है ना, मैं बता दूंगा आपको। अगला टॉपिक आता है अपना कॉमन आयन इफेक्ट। ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है।
कॉमन आयन इफेक्ट। अगला टॉपिक है कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है? कॉमन आयन इफेक्ट ये होता है कि जैसे अगर दो इलेक्ट्रोलाइट एक ही सॉल्यूशन में अवेलेबल हैं, उनमें से एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा उसका डिसोसिएशन कम हो जाएगा। सीधी बात समझो कि एक दबंग आदमी है, कमजोर आदमी है, तो एक दबंग के सामने कमजोर की बोलती वैसे ही बंद हो जाती। एक तो बेचारा पहले से ही नहीं बोलता था, दूसरा दबंग को देख करके उसकी बोलती और बंद हो गई। कुछ इसी तरह की कंडीशन है इसमें, ध्यान देखिए। CH3COOH अभी हमने देखा, तो इसका जो ब्रेकडाउन हो रहा था वो CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। अच्छा, दूसरा इलेक्ट्रोलाइट हमने देखा था CH3COONA, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, क्योंकि जब कोई भी स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है किसी इलेक्ट्रोलाइट में तो इलेक्ट्रोलाइट आपका स्ट्रॉन्ग कंसीडर किया जाता है। तो CH3COONA का ब्रेकडाउन होगा CH3COO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव। ठीक है, इस तरह से आप देखिएगा इन दोनों सॉल्यूशन के अंदर ये कॉमन आयन इफेक्ट, यस इट इज द कॉमन आयन इफेक्ट। तो मैंने अभी आपको क्या बताया? इन द प्रेजेंस ऑफ strong electrolyte, in the presence of strong electrolyte, dissociation of weak electrolyte decreases. Dissociation of weak electrolyte decreases. It is called common ion effect. It is called common ion effect. In the presence of strong electrolyte, dissociation of weak electrolyte decreases. It is called common ion effect. यहाँ पर आप देखिए, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट 100% आयनाइज्ड रहते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट पार्शियली आयनाइज्ड होते हैं। तो आप देखिए, इसमें भी एसिडेट आयन है, इसमें भी एसिडेट आयन है, तो इसकी प्रेजेंस में इसका जो डिसोसिएशन है वो और कम हो जाएगा। इस फिनोमिना को कहते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड इट इज यूज्ड इन एस्टिमेशन ऑफ बेसिक रेडिकल्स। ठीक है, अब क्या है, ये तो सिंपल डेफिनेशन हो गई, इसकी और भी एग्जांपल हो सकते हैं अपने पास। स्टेटमेंट जब समझ गए होंगे, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के प्रेजेंस में वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन कम हो जाता है। कुछ और देखते हैं एग्जांपल, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, इसके एप्लीकेशंस पे फोकस करेंगे। ओके, चलिए आ जाओ मेरे साथ साथ, पहुंचेंगे टारगेट पे। अब देखिएगा, जैसे NH4OH होता है, NH4OH वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये पार्शियली आयनाइज्ड होता है। ऑब्वियसली वीक इलेक्ट्रोलाइट तो हमें पता है पहले से ही पार्शियली आयनाइज्ड होते हैं। अगर NH4Cl की प्रेजेंस में आप इसको डालते हो, यस NH4Cl में Cl आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट है, आपको पता है। मैं जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनके लिए सिंगल एरो यूज करता हूं, और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए रिवर्सिबल, क्योंकि ये कंप्लीटली आयनाइज्ड कभी नहीं होते और ये 100% आयनाइज्ड रहते हैं। ठीक है, चलिए तो आप देखिए, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, दोनों में आप देखिएगा डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप देखिए यहां पर इसका कॉमन आयन इफेक्ट है। क्या इसमें कॉमन आयन इफेक्ट हो गया, तो कॉमन आयन इफेक्ट के प्रेजेंस में इसका डिसोसिएशन कम हो गया है। क्लियर है? ये चीज याद रखनी होगी आपको, कॉमन आयन इफेक्ट। यहां पे नहीं, और भी ऐसे एग्जांपल आपको मिल जाएंगे। आप देखिए, जैसे कभी HCl की प्रेजेंस में H2S को पास किया जाए, तो अब देखिए ये कॉमन आयन इफेक्ट हो गया।
तो HCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, H2S एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीजेस, इट इज कॉल्ड कॉमन आयन इफेक्ट। मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी एक बार फिर से बताता हूँ, वीक इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग पूरी तरह से है, वीक इलेक्ट्रोलाइट पार्शियली आयनाइज्ड होता था, लेकिन इसकी प्रेजेंस में इसका डिसोसिएशन और कम हो गया। अब कई लोगों के दिमाग में आता है कि कम क्यों हो गया भाई? कम इसीलिए हो गया क्योंकि ये बहुत सारे एसिटेट आयन सॉल्यूशन में अवेलेबल करा रहा है पहले से। अब ये जैसे पार्शियली आयनाइज्ड होगा तो इसका जो H पॉजिटिव है वो इसके एसिटेट से मिलके वापस एसिटिक एसिड बना लिए। तो जब ये वापस एसिटिक एसिड बना लिए, मान लीजिए हम 10 मॉलिक्यूल लिए थे, उनमें से 2 ब्रेक हुए, उनमें से भी एक ने वापस मिलकर के फिर से एसिटिक एसिड बना लिया। तो हमें तो एक ही मिला ना ब्रेक के फॉर्म में, पहले 2 हो रहे थे। तो अगर ये नहीं होता तो 2 के 2 बने रहते, लेकिन इसकी वजह से एक वापस एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। तो फिर से हमारे पास एक ही ऐसा मॉलिक्यूल रहा जो डिसोसिएट हो पाया है, जो डिसोसिएट होकर रह सका है। ठीक है, अब ऐसा होता है तो कॉमन आयन इफेक्ट में क्या होता है, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो कम से कम डिसोसिएट होता है। बात करेंगे इसके यूजेस की। क्या यूज है इसका डेली लाइफ में या केमिस्ट्री में, इसका क्या यूज होता है? आओ देखते हैं। आप देखिए, केमिस्ट्री में रेडिकल टेस्ट पढ़ते हैं हम लोग। रेडिकल टेस्ट में हमने केमिस्ट्री में पढ़े हैं 3 टाइप्स ऑफ रेडिकल्स होते हैं। एक तो फ्री रेडिकल्स होते हैं, दूसरे बेसिक रेडिकल्स होते हैं, और तीसरे आपके एसिडिक रेडिकल्स होते हैं। फ्री रेडिकल जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, नो चार्ज एट ऑल। बेसिक रेडिकल्स वो होते हैं जिनके ऊपर कौन सा चार्ज होता है? यस, पॉजिटिव चार्ज। और एसिडिक रेडिकल्स कौन से होते हैं? जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज वाले एसिडिक, पॉजिटिव वाले बेसिक, और नो चार्ज वाले फ्री रेडिकल्स होते हैं। आपको पता है एसिडिक रेडिकल्स को निकालने के 3 ग्रुप हमने पढ़े हैं। एक तो डाइल्यूट H2SO4 वाले हैं, दूसरे कंसंट्रेट H2SO4 वाले हैं, और तीसरे डायरेक्ट कैलकुलेट करने वाले हैं। डाइल्यूट H2SO4 वाले जो होंगे वो आपके कार्बोनेट है, एसीटेट है, ठीक है, सल्फाइड है, इस तरह से निकाले जाते हैं। कंसंट्रेट H2SO4 वाले क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, नाइट्रेट, सल्फाइड है। डायरेक्ट में सल्फेट और फॉस्फेट। तो जब हम रेडिकल टेस्ट करते हैं तो जो आपको चूरन मिलता है पुड़िया में, उस चूरन में डाइल्यूट H2SO4 थोड़ा सा लेंगे टेस्ट ट्यूब में, डाइल्यूट H2SO4 डाला, सेक किया, गर्म किया, कोई चेंज नहीं है, मतलब डाइल्यूट वाला कोई नहीं है, उसे फेंक दो। थोड़ा सा और पिंच ऑफ सॉल्ट दो, उसमें फिर कंसंट्रेट H2SO4 डालो। उसमें अगर कोई ऑब्जर्वेशन आता है, कलरलेस, पंजेंट, स्मेल, वॉट टाइप, ये अलग अलग टाइप की गैस होती हैं, अलग अलग ऑब्जर्वेशन होते हैं गैसेस के, तो Cl, Br, I, नाइट्रेट वगैरह उनमें से कोई हो सकता है। अगर वहां पे भी नहीं होता तो उसे भी फेंक दो। फिर डायरेक्ट टेस्ट करो सल्फेट और फॉस्फेट का। ये तो होता है आपका एसिडिक रेडिकल टेस्ट। अब हम बात करें बेसिक रेडिकल्स की। तो बेसिक रेडिकल्स के लिए आपके पास एक ग्रुप रिएजेंट होते हैं, क्योंकि बेसिक रेडिकल्स के 7 ग्रुप्स हैं अपने पास। बेसिक रेडिकल्स के कितने हैं? 7। कहां से? 0 ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, फिफ्थ ग्रुप एंड 6th ग्रुप।
ये 7 ग्रुप होते हैं आपके। अब ये ग्रुप में क्या क्या चीज याद रखनी है हमें, ये तो सारे ग्रुप हो गए, इनके आने होंगे ग्रुप रिएजेंट। ऊपर से हटा देता हूं इसको। बेसिक रेडिकल्स पढ़ रहे हैं हम लोग। बेसिक रेडिकल्स, बेसिक रेडिकल्स में, बेसिक रेडिकल्स में क्या है, ग्रुप रेडिकल्स। ग्रुप रिएजेंट, प्रेसिपिटेट, ये सारी चीजें इससे कंफर्म होता है आपका। देखिए 0 ग्रुप में आपका सिर्फ एक ही होता है NH4 पॉजिटिव। ग्रुप रिएजेंट होता है इसका NaOH। प्रेसिपिटेट आता है इसमें, अमोनिया स्मेल आती है, प्रेसिपिटेट नहीं आता। NaOH मिलाने पर अमोनिया स्मेल आती है, 0 ग्रुप प्रेजेंट होता है। बाद में कंफर्मेटरी टेस्ट करते हैं, नहीं होता है तो एब्सेंट माना जाता है। फर्स्ट ग्रुप में आपके Pb प्लस Cu प्लस Hg प्लस ये होते हैं। इसमें डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट HCl आपका ग्रुप रिएजेंट होता है। इसे डालने से इसमें व्हाइट PPT आता है, इसे डालने से व्हाइट PPT आता है। अगर आएगा तो कंफर्म है, मतलब प्रेजेंट है ये ग्रुप, अदरवाइज एब्सेंट होगा। सेकंड ग्रुप में भी इन्हीं को देखते हैं, Pb प्लस Cu प्लस और आर्सेनिक AS3 प्लस। इसमें क्या होता है, डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में H2S पास करते हैं। यस, यही हमारे मुद्दे की बात है। डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में H2S पास करोगे तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की प्रेजेंस में जब वीक इलेक्ट्रोलाइट डालोगे तो इसका डिसोसिएशन कम हो जाएगा ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट। ओके, देखिए आगे। क्या होगा ऐसा करने से, ऐसा करने से ब्लैक प्रेसिपिटेट होता है। क्या आएगा, ब्लैक PPT आएगा। आर्सेनिक के केस में येलो आता है। ठीक, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सेकंड ग्रुप के रेडिकल्स को एस्टिमेट करने के लिए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सल्फाइड रिक्वायर्ड होता है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ HCl H2S बहुत कम डिसोसिएट होगा, तो लेस नंबर ऑफ सल्फाइड आयंस अवेलेबल होते हैं, तो ओनली सेकंड ग्रुप रिएजेंट इसमें प्रेसिपिटेट के फॉर्म में कमिंग आउट होते हैं। ओके, थर्ड ग्रुप में फेंक Fe3 प्लस Al3 प्लस Cr3 प्लस, ये होता है थर्ड ग्रुप के लिए। तो थर्ड ग्रुप में जब ये होते हैं तो क्या होगा इसमें आप देखिएगा, इसमें आपका चाहिए होता है NH4Cl की प्रेजेंस में NH4OH। तो जब NH4Cl की प्रेजेंस में NH4OH चाहिए तो वही सेम कंडीशन, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की प्रेजेंस में वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन कम हो जाएगा। तो फिर से वही रीजन आएगा इसमें कि जब इसका डिसोसिएशन कम होगा तो लेस नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन अवेलेबल होंगे, तो ओनली थर्ड ग्रुप रिएजेंट हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में प्रेसिपिटेटेड आउट होते हैं। अब बात करते हैं कि ये सब ऐसा क्यों बता रहे हैं हम लोग। देखिए सल्फाइड के फॉर्म में 2 ग्रुप रिएजेंट्स निकल के आते हैं, एक तो सेकंड ग्रुप के और एक आपके फोर्थ ग्रुप के। मैं बता देता हूं पहले, उसके बाद डिस्कशन करेंगे इस पे। फोर्थ में देखते हैं हम लोग कौन कौन से, Zn2 प्लस, Cd2 प्लस, Mn2 प्लस, ये होते हैं इसके। इनके लिए ग्रुप रिएजेंट होता है NH4OH की प्रेजेंस में H2S। अब ये बेसिक मीडियम में जब H2S को ब्रेक करेंगे तो ये एसिडिक है और ये बेसिक है। बेस तो उसे स्टिमुलेट करता है, एक्टिवेट करता है, तो जो H2S वहां कम ब्रेक हो रहा था यहां पर बहुत ज्यादा ब्रेक होगा। जब ज्यादा ब्रेक होगा ज्यादा सल्फाइड होंगे, तो फोर्थ ग्रुप रिएजेंट भी सल्फाइड के फॉर्म में प्रेसिपिटेट आउट हो जाएंगे। कैसा आएगा, इसके केस में तो व्हाइट आ रहा था और इसके केस में ब्लैक PPT आएगा।
ठीक है, चलिए। तो ये दोनों हमारे सल्फाइड के फॉर्म में प्रेसिपिटेट आउट होंगे, सेकंड ग्रुप के भी और फोर्थ ग्रुप के भी। ये भी सल्फाइड है, ये भी सल्फाइड है। फर्क इतना है, ये तब आएंगे जब सल्फाइड लेस क्वांटिटी में हो, ये तब आएंगे जब सल्फाइड मोर क्वांटिटी में हो। तो अगर आप इसकी प्रेजेंस में इसको डालोगे तो ओनली सेकंड ग्रुप के आएंगे, फोर्थ ग्रुप के नहीं आएंगे। अगर आप HCl डाले बिना H2S पास करते हो तो H2S अच्छे तरीके से ब्रेक डाउन होगा, तो उसमें सेकंड वाले होंगे तो वो भी कमिंग आउट हो जाएंगे और फोर्थ वाले होंगे तो वो भी हो जाएंगे। यू कैन नॉट justify whether the given reagents, given radicals are the second group radicals or the fourth group radicals. So to distinguish between them, we have to apply different medium. सेकंड ग्रुप के रेडिकल्स को एस्टिमेट करने के लिए HCl के प्रेजेंस में H2S पास करेंगे तो सल्फाइड बहुत कम क्वांटिटी में रिलीज होगा। ओनली सेकंड ग्रुप रेडिकल्स सल्फाइड के फॉर्म में आ पाएंगे, क्योंकि इनके लिए कम चाहिए होता है और इसके लिए बहुत ज्यादा सल्फाइड चाहिए। तो इनके लिए बेसिक मीडियम में H2S पास किया है, जिससे H2S ज्यादा ब्रेक हो, ज्यादा सल्फाइड रिलीज करे और फोर्थ ग्रुप के रेडिकल्स भी प्रेसिपिटेट के फॉर्म में आ जाएं। ओके, फिफ्थ ग्रुप में आता है आपका BSC, Ba2+, Sr2+, Ca2+, BSC। BSC के लिए चाहिए आपको NH4OH प्लस NH4 का होल ट्वाइस CO3। अब ये दोनों ही वीक हैं, तो दोनों में से कोई किसी को अफेक्टेड नहीं करेगा, इसलिए यहां पर कॉमन आयन इफेक्ट आपका नहीं आएगा और सॉल्यूशन में व्हाइट PPT प्रोड्यूस होता है अगर इनमें से कोई भी प्रेजेंट होता है। तो अगर ये सब नहीं होता है कहीं पर भी, इतना सारा कर लिया एक्सपेरिमेंट। अच्छा, अगर मुझे बेरियम का निकालना है तो मैं डायरेक्ट नहीं करूंगा बेरियम का, पहले मुझे 0 करना होगा, फिर फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, ये सब एब्सेंट करूंगा, तब मैं फिफ्थ पे पहुंचूंगा। तब यहाँ से क्लियर करूंगा कि हाँ बेरियम में भी पॉसिबल। उसके बाद बेरियम का कंफर्मेटरी टेस्ट होगा, तब जाकर के फाइनल रिजल्ट निकलेगा। सिक्स ग्रुप में इकलौता Mg होता है कि भाई साहब जब इतने सारे नहीं हैं तो Mg ही होगा और उसका फाइनल टेस्ट करके निकाल लिया जाता है। ठीक है, ये सारी मैंने इंफॉर्मेशन आपको बेसिक रेडिकल्स के एस्टिमेशन की दे दी है, लेकिन इसमें एक चीज याद रखेंगे, सेकंड ग्रुप के रेडिकल्स में HCl की प्रेजेंस में H2S भेजना कॉमन आयन इफेक्ट का एग्जांपल। थर्ड ग्रुप में NH4Cl की प्रेजेंस में NH4OH को पास करना कॉमन आयन इफेक्ट का एग्जांपल है। ठीक है, तो याद रखेंगे इस बात को, ये हमारे लिए बड़ा काम का एग्जांपल होगा। ओके, चलिए कॉपी कर लो इसे, फिर आगे देखते हैं। ठीक है भाई, अब मैं सोच रहा हूं इसमें खत्म कर दूं चैप्टर को। सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी क्या होता है? सॉल्युबिलिटी होता है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट टू मेक इट सैचुरेटेड at given temperature in unit volume of solvent. Maximum amount of solute dissolve in unit volume of solvent to make it saturated at given temperature. चार चीजें याद रखनी होंगी, मैक्सिमम अमाउंट, यूनिट वॉल्यूम, सैचुरेशन सॉल्यूशन और गिवन टेम्परेचर या कांस्टेंट टेम्परेचर। Maximum amount of solute dissolve in unit volume of solvent to make it saturated at given temperature is known as solubility. It is denoted by S. Its unit is generally ऐसा यूनिट तो मोल पर लीटर होता है, लेकिन हम इसके लिए ग्राम पर लीटर को भी यूज कर लेते हैं। हमें वैसे नॉर्मली इस्तेमाल मोल पर लीटर ही करना है, स्टैंडर्ड वही यूनिट होता है इसका। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी को एसिड नोट करना है, मोल पर लीटर यूनिट है। इसमें क्या होता है कि यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट में आप कितना सॉल्यूट डिजॉल्व कर सकते हो एक गिवन टेम्परेचर पे, जिससे कि सॉल्यूशन आपका सैचुरेटेड हो जाए। सैचुरेटेड मीन्स मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन नॉट डिजॉल्व इन द सॉल्यूशन। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखेंगे।
ये आपका सॉल्युबिलिटी होता है। सॉल्युबिलिटी को लेकर के बहुत सारे टर्म है जो हमें याद रखने होंगे। देखिए, जो सॉल्यूशन आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बोला जाता है स्पैरिंगली सॉल्युबल। स्पैरिंगली सॉल्युबल मीन्स होता है, जनरली हम लोग इसे इनसॉल्युबल कह देते हैं, या अपनी भाषा में बोले तो इसे पार्शियल सॉल्युबल। ओके, ठीक है। दूसरी बात, अगर वो कंप्लीट सॉल्युबल है कंप्लीट सॉल्युबल होगा तो उसे बोलेंगे हाईली सॉल्युबल। हाईली सॉल्युबल, ठीक है। तो इनसॉल्युबल, स्पैरिंगली सॉल्युबल और कंप्लीट सॉल्युबल सॉल्यूशन, ये इस तरह से होते हैं। पहचान क्या है आपके पास, क्या याद रखना है इसमें? इसमें आप देखिएगा, इसमें आपको याद करना है साहब, ये क्या नाम है उसका, जो नाइट्रेट्स होते हैं, नाइट्रेट वो लगभग सारे के सारे सॉल्युबल होते हैं, चाहे वो नाइट्रेट पोटेशियम का हो, सोडियम का हो या सिल्वर का हो। तो जो मेटल के नाइट्रेट्स होते हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं, पोलर सॉल्वेंट है ये, ठीक है साहब। अच्छा, लेकिन ये कार्बोनेट है, कार्बोनेट ये केवल एल्कली मेटल के तो सॉल्युबल हैं, इसके अलावा एल्कलाइन अर्थ मेटल है या सिल्वर मेटल, सिल्वर कार्बोनेट्स वगैरह होते हैं, ये सारे के सारे इनसॉल्युबल होते हैं। और डाउन द ग्रुप चलने पर सॉल्युबिलिटी इनकी कम होती चली जाती है। सल्फेट मोस्टली इनसॉल्युबल ही होते हैं। तो आपके कार्बोनेट केवल एल्कली मेटल्स के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट वाटर सॉल्युबल है, बाकी सबके कार्बोनेट इनसॉल्युबल होते हैं या स्पैरिंगली सॉल्युबल होते हैं। एल्कलाइन अर्थ मेटल के स्पैरिंगली सॉल्युबल हैं और अदर कार्बोनेट्स जैसे कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह तो आपने देखा होगा, संगमरमर, लाइमस्टोन वगैरह इनसॉल्युबल की कैटेगरी में। सल्फेट आपके इनसॉल्युबल ही होंगे। हैलाइड्स एल्कली मेटल्स हैलाइड है, ये सारे के सारे सॉल्युबल हैं। एल्कलाइन अर्थ मेटल स्पैरिंगली सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। इस तरह से आप देखिएगा जो सॉल्युबिलिटी है वो पर्टिकुलर एलिमेंट टू एलिमेंट वेरी करती है अकॉर्डिंग टू देयर कंपाउंड्स, ठीक है बच्चों। एक दिन की क्लास का काम और रह गया, उसके बाद हम लोग इस चैप्टर से फ्री हो जाएंगे। तो मैं न्यूमेरिकल्स और कराऊंगा। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।